नमस्कार दोस्तों। अक्टूबर माह की राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी क्लासेस चल रही थी। एक क्लास हमने कर ली थी और क्लास में ही सारे के सारे फैक्ट्स याद भी करवा दिए थे। और आज हम क्लास 2 देखते हैं। इस क्लास में आप बने रहोगे तो क्लास के अंदर ही सारे के सारे फैक्ट्स हो जाएंगे याद, साथ में रेलिवेंट चीजें फैक्ट्स, जैसे पीएम कुसुम योजना। अब कुसुम योजना फ्लैगशिप स्कीम्स में अलग से लिखी हुई है, 25 जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, तो जहां तक संभव होगा मैं उन फैक्ट्स को भी साथ में लेने की कोशिश करूंगा इसमें। जैसे ऐसे ही याद होती है, एक साथ अगर अपन 25 स्कीम्स को लेकर बैठेंगे तो याद नहीं होगी, बहुत सारे फैक्ट्स भूल जाएंगे कि कौन सा ए है, बी है, सी है या क्या क्या है। अगर थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखो, पीएम, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो कुसुम का हर स्टूडेंट को, अगर जो सीरियस मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, उनको ये चीजें पता है कि यार कुसुम योजना क्या है। देखो, एक मिनट है ना, कुसुम के सारे फैक्ट्स जो हमको पता है, जैसे कुसुम किसान ऊर्जा, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। क्या नाम है? किसान। अपने देखो क्लासेस में टाइम लग सकता है कि भाई हो सकता है यूट्यूब पे अक्टूबर में एक क्लास में या 2 क्लास में समाप्त हो जाए, लेकिन फिर देखना कि कुसुम में क्या पढ़ाया है, क्या पूरी चीजें, या केवल करंट को ही बता करके जो है छोड़ दिया। इस तरीके से अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम याद करेंगे तब तो होगा याद, नहीं तो जो है जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसके जो मतलब कि नाम है, इसकी फुल फॉर्म है, इसमें सारी की सारी चीजें छिपी हुई है कि भाई किसानों को क्या प्रोवाइड करानी है, ऊर्जा सुरक्षा, कि किसानों को ऊर्जा मिले। अब ऊर्जा मिलाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और सेकंड क्या लिखा कि उनका उत्थान हो। उत्थान कैसे होगा? किसी भी किसान का सोचो कि वो इनकम जनरेट करने लग जाए। क्या जनरेट करने लग जाए? आय जनरेट करने लग जाए। अगर ये फैक्ट जो है उनको क्लियर, बाकी तो सब की कब से स्टार्ट हुई वगैरह ये तो जो है हम वैसे भी याद कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है कि यार ये ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान कितने तरीकों से, कोई ना कोई मेथड्स तो बनाए होंगे ना। तो 3 तरीके मेथड्स बनाए हैं कि ऊर्जा सुरक्षा के ये 3 मेथड है, जिससे कि जो है किसान, और ध्यान रखना ये कौन सी ऊर्जा से संबंधित है, सौर ऊर्जा से। कौन सी ऊर्जा से? मेनली जो है सौर ऊर्जा पे इसका फोकस है। जैसे ए, अब कितने तरीके से कर सकता है कि 3 तरीके से, ए, बी और सी। अब है क्या कि ऊर्जा सुरक्षा प्रोवाइड कराना, तो किसानों के पास क्या है, जैसे मान लो अपन जैसलमेर साइड में जाएं, बाड़मेर साइड में जाएं, जमीन पड़ी है वो सारी बंजर जमीन मान लो एग्जाम्पल के लिए, जहां पे कृषि वगैरह नहीं हो सकती, तो बंजर जमीन पड़ी है। उन बंजर जमीन पे जो है आप क्या लगा दो, सोलर जो है प्लांट वगैरह लगा दो। फर्स्ट में तो सोलर क्या लगा दो, प्लांट लगा दो। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं अगर मैं पूछूं आपसे, किस, जैसे बोरिंग वगैरह से या जिससे भी पानी आता है, कि उसमें स्टैंड अलोन केवल एक अकेला जो है सोलर पंप लगा दो, जो केवल सोलर पंप ही हो केवल, उसके साथ और कुछ भी नहीं हो, तो स्टैंड अलोन। इसमें बी में स्टैंड अलोन सोलर पंप, जैसे डीजल पंप होता है वैसे ही कौन सा पंप, सोलर पंप। ये सेकंड में हो जाएगा। तो इससे ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि थ्रू मतलब सोलर जो है क्या करेगा, वो ऊर्जा उसको मिलने लग जाएगी, और कहीं ना कहीं उसका जो है उत्थान भी होगा। उसका जो ग्रिड से कनेक्टेड बिजली है, जो पावर के थ्रू अपने जो है ग्रिड से आ रही है, उससे भी मतलब जो बिल वगैरह है वो डाउन आएगा कुल मिला के, अगर खुद जनरेट करने लगेगा तो। सी में है ग्रिड कनेक्टेड, जो भी ग्रिड कनेक्टेड है, जैसे अपने जो पावर हाउस वगैरह होते हैं ना, उन ग्रिड कनेक्टेड को जो है सोलर में कन्वर्ट करना। किसमें करना? पंपों को। ग्रिड कनेक्टेड जो पंप वगैरह है जो है उनको क्या करना, इसमें सोलर में करना। सेकंड वाले में क्या है कि जो डीजल पंप है, कौन से पंप थे, जो डीजल पंप है उनको सोलर पंप में कन्वर्ट करना।
क्या समझ में आ रहा है? पहला कल्पना करो, बंजर पड़ी है, बंजर में जो है प्लांट लगा दो, सोलर प्लांट। दूसरा, किसी खेत में चलो, खेत में डीजल का पंप लगा हुआ है, नहीं नहीं भैया अब जो है हमने कुसुम योजना शुरू कर दी है, अब इस डीजल को नहीं, हम तो स्टैंड अलोन जो है मतलब सोलर पंप लगाएंगे। और तीसरे में डीजल विजल की नहीं, खाली पड़ी हुई जमीन नहीं, किसान कर रहा है यूज, पावर सप्लाई जो है आ रही है उसके पास, मतलब कि ग्रिड से, किससे? ग्रिड से, और उसको जो है किस में बदलना है? अब सोलर से चलाना है। तो ये 3 है, ठीक है, ए बी सी। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कुसुम योजना, मान लो हमको टारगेट्स तो याद है और किससे रिलेटेड क्या है, तो उसमें जो है हमको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अब देखो, अब आते हैं इसके टारगेट इंडिया लेवल के। आप सोचो बंजर जमीन पड़ी है, कौन सी जमीन पड़ी है? बंजर। तो सोलर प्लांट ये तो है नहीं कि भाई जितना लगाना हो, कुछ ना कुछ तो उस पे जो है गवर्नमेंट क्या करेगी कि कितने मेगावाट का लगेगा, तो 0.5 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट तक। फर्स्ट में कितने का? 0.2 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट तक का जो है इसमें ये लगाना है। और क्या बताया है बताओ? ए में इसका पूरा इंडिया लेवल पे, कि ऐसे मान लो आपका खेत था, ये बंजर जमीन पड़ी है, ऐसे बहुत सारे खेत पड़े हैं बंजर, उनमें ये 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के जो है प्लांट लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे इंडिया में कितना प्लांट, मतलब कितने मेगावाट के प्लांट लगने चाहिए यार? ऐसा तो जो है कोई ना कोई टारगेट तो देने चाहिए कि पूरे इंडिया में कितना का। तो पूरे इंडिया में जो है 10,000 मेगावाट का, कितने मेगावाट का? टोटल इंडिया का इसका एक का टारगेट है 10,000 मेगावाट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए के थ्रू, ठीक है। अब बी है, बी में तो पंप लगाने हैं और सी में भी क्या लगाने हैं? पंप। तो टारगेट किसका रहेगा? पंप लगाने का। क्या लगाने का? पंप लगाने का। तो पूरे इंडिया लेवल का बता रहा हूं, सेकंड में 14 लाख पंप लगाने हैं और थर्ड में 35 लाख। कितने? 35 लाख। ये अब इसको टारगेट को जो है बढ़ाया भी गया, जैसे इसको पीआईबी में देखोगे तो 20 लाख करने की योजना है कि इसको 20 लाख तक जो है लगाएंगे। कौन से पंप लगा रहे हैं? सोलर पंप। कौन से पंप लगा रहे हैं? सोलर पंप। बी में और इसमें अंतर क्या है कि इसमें तो डीजल वालों को लगा रहे हैं और इसमें ग्रिड कनेक्टेड को लगा रहे हैं, जो पहले से ही पावर हाउस से है। ये टारगेट 14 लाख वाला, 35 लाख वाला याद रखना है। इसमें भी 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट, और इंडिया लेवल का टारगेट कितना है? 10,000 मेगावाट, कि 10,000 मेगावाट पूरे इंडिया में। ए से, किससे? ए से। ओवरऑल 34,800 के आसपास है पूरा। इन तीनों से जो है कितनी, मतलब कि 34,800 मेगावाट हम बिजली उत्पादित करेंगे। क्यों? अभी राजस्थान का देखो, कल वाली क्लास में, पीछे वाली में देखा था, 2047 का लक्ष्य है राजस्थान का खुद का। कितने गीगावाट? 290 गीगावाट। तो ऐसे तो प्राप्त होना जाना है नहीं। इंडिया का 2030 तक का जो लक्ष्य है वो 500 गीगावाट का है, नवीकरणीय ऊर्जा से। कौन सी ऊर्जा से? नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावाट 2023 का, ये इंडिया का है। ये अच्छे से हम पीछे की क्लासेस जो देखते हैं, देखी हुई है, तो ये चीजें पता है कि अभी 33 गीगावाट चल रहा है, 34 पॉइंट समथिंग हो गया है ना। तो 33 गीगावाट को 290 ले जाना है 2047 तक। 2030 तक कितना ले जाना है? 125 गीगावाट ले जाना है। अगर ऐसे समझी हुई रहेगी चीजें, जब तो रहेगी अपन को याद, नहीं तो ठीक है ऐसे चल रहा है भैया। नहीं तो कि यार पूरे इंडिया लेवल पे जो है कितना, जो ए है, मतलब कि कुसुम योजना का घटक ए है, उसका 10,000 मेगावाट उत्पादित करेगा बिजली। तो क्या कुछ राजस्थान का भी होगा क्या? बिल्कुल। राजस्थान ने जैसे अभी जो है 722 जो अचीव किया है, कितना? 722 जो है राजस्थान का टारगेट है, 722 का इको सर्वे में लिखा हुआ है। अब आप देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आप इको सर्वे देखोगे, इको सर्वे में ये बातें लिखी हुई है, खुद पढ़ोगे और भी कुछ फैक्ट लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन समझ में आएगा वो कि यार इंडिया का टारगेट कितना है। पहले में ऐसे बंजर जमीन पड़ी है मान लो, तो बंजर पे जो प्लांट लगाया जा रहा है, उस प्लांट की कुछ ना कुछ तो क्षमता होगी कि इतनी की लिमिट होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि बड़ा लगा देंगे और सरकार सब्सिडी देती रहेगी। 0.5 से मतलब कि 2 मेगावाट का, ठीक है। पंप लगा रहे हैं तो पंपों का टारगेट होगा, ये तो डीजल पंप को कन्वर्ट करना है। सोलर पंप में स्टैंड अलोन में 14 लाख, और सी में जो पहले से ही पावर हाउस से जो है कनेक्टेड जो भी पंप वगैरह है, उसको जो है कितने पे? 35 लाख, मतलब कि 35 लाख सोलर पंप लगाने। अब इसको 2 लेवल पे देखा जाता है,
मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे, और फीडर सोलराइजेशन वो भी इजी गोइंग अपन समझ सकते हैं। मतलब फीडर से सोलराइजेशन में तो कोई एक व्यक्ति का अलग से मतलब कुछ लोगों का या कंपनी के थ्रू जो है एक जगह बना दिया जाता है, फिर उसके थ्रू ये होगा। और इंडिविजुअल लेवल पे खुद बेच सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, बेच सकता है। इतना बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं है अपन को, केपेक्स मोड, रेस्को मोड समझाने को तो मैं समझा सकता हूं, लेकिन ये भी बहुत अभी तो ज्यादा है। जब हम ये मान लो फ्लेक्सिप स्कीम की लेंगे तब इनको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि करंट की और भी चीजें हैं, थोड़ा फास्ट तो पढ़ाना ही पड़ता है। देखो ये बाकी आई थिंक कि समझ में कहीं ना कहीं तो जो है ये देखी है फ्लेक्सिप क्लास, तो फ्लेक्सिप स्कीम्स की तो ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इंडिया लेवल का टारगेट लॉजिकली सोचा करो कि यार 2047 तक राजस्थान को यहां पहुंचाना है, ठीक है, 2030 तक राजस्थान को यहां पहुंचाना है नवीकरणीय में, इंडिया को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। मतलब कि हमारा जो पंचामृत लक्ष्य है उसमें पंचामृत यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमने क्या मतलब बोला है कि यहां तक हम पहुंचा देंगे 500 गीगावाट तक 2030 तक। इसके लिए ये स्कीम्स चल रही है। कौन सी वाली स्कीम, कुसुम योजना। ए बी सी आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। ए में क्या होगा बताओ मेरे को, कि सर ए में जो बंजर भूमि है उस पे 0.5 से लेके 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाएंगे। इंडिया लेवल का लक्ष्य है 10,000 गीगावाट का है। ओवरऑल तीनों का लक्ष्य कितना है कि 34,000 समथिंग, 800 600 जो भी है वो देख लेना, याद कर लेना फैक्ट। बी में पंप लगाते हैं, डीजल वालों को कन्वर्ट करते हैं, सोलर में 14 लाख। सी में सर ग्रिड से जो कनेक्टेड पावर हाउस से कनेक्टेड है उसको 35 लाख टोटल ऐसे पंप लगेंगे। क्या आपको याद हो गया? अब देखो मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? अगर कुसुम पता है जब तो मजा आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे यार कुसुम में क्या हो गया ऐसा राजस्थान में कि सर राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए यानी बंजर भूमि में प्लांट लगाना, कंपोनेंट सी पावर कनेक्टेड जो ग्रिड कनेक्टेड है उसका सोलराइजेशन करना, ग्रिड कनेक्टेड का यानी जो पावर हाउस से के तहत 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। क्या बात है, दोनों को जोड़ करके एयर सी को, ग्रिड कनेक्टेड वाले को और बंजर भूमि पे जो प्लांट लगे हैं मतलब कि उनको जोड़ करके 2000 मेगावाट से हमारा ज्यादा हो गया है। सोच लो पूरे इंडिया लेवल पे 34,000 के आसपास ले जाना है, 2000 मेगावाट तो हम ए और सी से ले गए। किससे ले गए? ए और सी से। कितने राज्य हैं, तुम क्या करोगे रे राज्यों, हमने तो 2000 मेगावाट से ज्यादा एयर सी में लगा दिया। 34,000 तो लक्ष्य दिया है, 34,000 तो क्या दिया पूरा लक्ष्य। एक का लक्ष्य कितना है 10,000 मेगावाट इंडिया लेवल पे, हम ए और सी दोनों को मिला के 2000 से ज्यादा तो लगा चुके हैं, जिससे किसानों को दिन के समय में भी क्या मिलेगी, सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी। भैया ऐसे होगा तो राजस्थान का स्थान देखो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यार अपन इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हैं, कंपोनेंट ए में और कंपोनेंट सी में। किसमें? कंपोनेंट ए में और सी में इंडिया लेवल पे। तो कंपोनेंट ए में तो राजस्थान के पास बंजर ही बंजर भूमि है, खूब सारी बंजर भूमि, सबसे ज्यादा बंजर तो फर्स्ट आएंगे में जो प्लांट लगाने में। अब देखो रट्टा मारना पड़ता है कि ये फर्स्ट, लॉजिक से चीजें याद होती है कि यार ए है क्या। अब यही पता नहीं है ए क्या है, तो यहां पे क्या ही पता चलेगा। बंजर भूमि पे लगाओ प्लांट 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के। राजस्थान से जो है आगे कोई निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। ये ना इसमें जो कंपोनेंट सी है, सी में सोलर पंप लगाने हैं, तो पावर से पहले से ही कनेक्टेड है, उनको सोलराइजेशन करना है। तो इसमें राजस्थान का कहीं ना कहीं यार पहला स्थान नहीं है, तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र पावर कनेक्टेड, ग्रिड कनेक्टेड पहले से ज्यादा है, अब जो है उसको सोलराइजेशन कर रहा है गुजरात, राजस्थान थर्ड। क्या रट्टा मारना है इसमें बताओ मेरे को। ऐसे पूरी की पूरी कुसुम साथ चलती है। ऐसा केवल इसको अभी मैं समझा देता कुछ समझ में नहीं आता, क्या तो एयर क्या सी और कैसे इनको दो को। अब कुसुम की जब भी न्यूज आएगी ना तो आपको मजा आएगा कि यार क्या हो गया, देखे तो सही टारगेट तो इतना है, हमने अचीव कितना कर लिया। और जो आरपीएससी वगैरह के पेपर है उसमें देख लो, ऑथेंटिक चीजों को, ऐसी चीजों को जो है फैक्ट्स को वो उठा रहा है। मिलने को कई जगह मिल सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे जब अच्छे से याद होंगे, नहीं रटते फिरोगे प्रथम और तृतीय। ये प्रथम नहीं तो मन से लिख सकते हो यार ये रहा, एक बार पढ़ते लॉजिक सीधा माइंड में फिट होता है। ये कुसुम योजना है। और भी कुसुम योजना में बहुत सारी चीजें हैं कि भाई इतना इसमें अनुदान भी तो देंगे,
इसमें क्या देंगे, अनुदान भी देंगे। पंप वंप लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार 30%, राज्य सरकार 30%, बाकी कितना बचा कि सर 30 और 30 60 हो गया, 40 बचा। अब 40 में से भी 30% पे तो लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं किसान। तो किसान को कितना देना है, किसान को केवल 10% देना है। 30 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, 30 स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, बाकी बचा 40। कितना बचा, 40। 40 में से भी ले रहे भाई किसान 30% लोन ले ले। किसान ने को खुद कितने देने हैं, 10। ऐसी चीजें हैं। कितने हॉर्स पावर तक, अब पंप है तो पंप के साथ हॉर्स पावर जुड़ जाता है कि कितने हॉर्स पावर तक, तो 7.5 हॉर्स पावर तक सब्सिडी दी जाती है। ऐसी चीजों को जब हॉर्स पावर ये पंप पर ये समझ में नहीं आता है तो फिर वो ऐसे लगता है यार क्या ही है, तब दिक्कत आने लगती है। टाइम लगता है चीजों को, लेकिन हमेशा के लिए हम हमारे माइंड में मैपिंग करते हैं, फिर कुसुम आते ही कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे देखो, कुसुम योजना को खूब समझा दिया, वैसे कुछ इतना था नहीं इसमें, है ना। और कभी फ्लैगशिप स्कीम्स लेंगे, उसमें सारी फ्लैगशिप स्कीम्स को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, यार चल क्या रहा है आसपास। ऐसा नहीं कि भाई अपन इसको जो है उस तरीके से रीड हो। अब ये कोई न्यूज है नहीं इतनी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मान लो इसको समझ जाने का कुछ वो नहीं है कि 2 नए पद बन गए राजस्थान पुलिस में, 2 नई पोस्ट क्रिएट की है इन्होंने, जो मतलब दिल्ली मुंबई में होती है उसकी तर्ज पर। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन और डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन। एक तो पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस का, कोई भी ऑपरेशन जो करे, जैसे डीजी अलग अलग डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल जेल का, होमगार्ड का, इस टाइप से क्राइम का, तो ऐसे ही डीजी ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल, ये टॉप की पोस्ट है। मतलब जैसे डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसे डीजी फिर कोष्टक में लगता है जेल डिपार्टमेंट है तो जेल, होमगार्ड है तो होमगार्ड, ऐसे ही ऑपरेशंस। और स्पेशल पुलिस कमिश्नर वो भी किसका, ऑपरेशन। आईजी राहुल प्रकाश को तो जो है स्पेशल कमिश्नर, अब 2 पोस्ट है तो 2 जनों को बिठाएंगे भी। पुलिस कमिश्नर जो है ऑपरेशंस पे तो किसको बिठाया है, जो राहुल प्रकाश है उनको, और आनंद श्रीवास्तव को दूसरे वाले पे बिठा देंगे, डीजी स्पेशल ऑपरेशंस। अब क्या है इसमें याद रखना, ऑपरेशन से रिलेटेड एक तो डीजी बनाया, क्या बनाया, डीजी, एक पुलिस कमिश्नर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, ये 2 पोस्ट क्रिएट की है किससे रिलेटेड, कुछ भी ऑपरेशंस वगैरह हो। देखो अभी जो घटनाएं हुई, जैसे कुचामन में रोलानी हत्याकांड वगैरह हुआ, तो इनको जो है देखते हुए ये ऑपरेशंस के लिए स्पेशल 2 पोस्ट क्रिएट की है, चाहे डीजी की हो चाहे स्पेशल पुलिस कमिश्नर की हो, तो ऑपरेशन से रिलेटेड। नाम याद करने हैं, नाम खुद याद कर सकते। पहले बीजू जॉर्ज जोसेफ थे, जयपुर के पुलिस कमिश्नर, काफी चर्चित पुलिस कमिश्नर, इनकी कार्यशैली वगैरह। अब इनके स्थान पे किसको बनाया, सचिन मित्तल को। किसको बनाया, सचिन मित्तल को, जयपुर पुलिस का। अपने कमिश्नरेट 2 जगह, जयपुर और जोधपुर में, तो जयपुर में जो है किसको, सचिन मित्तल को बनाया। किसके स्थान पे, सर बीजू जॉर्ज जोसेफ के। ये पहले अजमेर में आईजी भी रहे हुए हैं हमारे, इसलिए, और एडीजी कार्मिक इनको बनाया। ये तो कोई वो नहीं है, सचिन मित्तल याद रख लेना। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष, ग्राम उत्कर्ष। अब धरती आबा किसको बोलते हैं, जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा विद्रोह जो 1899 1900 में हुआ था, उसके एक लीडर थे, उलगुलन आंदोलन जिसको बोलते, उनको बोलते हैं धरती आबा। धरती के पिता के रूप में उनको देखा जाता है, ये हिस्ट्री की बात है ये, है ना। और जो जनजातियों के उद्ग्राम उत्कर्ष से संबंधित कार्यक्रम गवर्नमेंट ने एक मतलब स्कीम जो है ये शुरू की है। जनजातीय जो ग्राम है, राजस्थान में भी जो है, बताओ जनजातीय ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड विलेजेस होंगे कि नहीं होंगे, सर होंगे। तो होंगे तो ये स्कीम राजस्थान में भी लगेगी, तो राजस्थान में लगी। तो अब पिछली साल की जब करंट पढ़ाते थे तो मैंने आपको बताया था कि ये पिछली करंट में भी था ये स्कीम। अब इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है यार, राजस्थान इसमें किस लेवल पे काम कर रहा है, राजस्थान का इसमें क्या अचीवमेंट है, तो राजस्थान फर्स्ट रैंक पे। जैसे कंपोनेंट ए में फर्स्ट रैंक पे था, ऐसे इसमें फर्स्ट स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया है ना। DAGAU में प्रथम स्थान पाने के लिए राजस्थान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर को पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आदि कर्म योगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में राज्य के जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव कुंजनाल मीणा को दिया। अब बताओ इसमें क्या ही है, पहली बात तो ये स्कीम पता रहनी चाहिए। जब आपको ये स्कीम पता चलेगी तो इंटरेस्ट होगा इसमें राजस्थान कर क्या रहा है,
ये अब थोड़ा बहुत ऐसे ही, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि अच्छे सुजस वगैरह के वो देखोगे तो उसमें पूरी बताया हुआ रहता है कि किस तरीके से जनजातियों का जो है हम उत्कर्ष करेंगे। उत्कर्ष मतलब उत्थान करेंगे, प्रोसेस भी है कि भाई इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे हम वर्क करेंगे। तो ये अब इन्होंने क्या किया राजस्थान ने कि जो है फर्स्ट रैंक इन्होंने अचीव किए तो इनको पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार मिला है। किसको देते हैं इस टाइप के पुरस्कार? जो ACS है, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा, एक अभियान है आदि कर्मयोगी अभियान, इसमें जो है इनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, है ना। और कौन करेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि राष्ट्रपति है। ठीक है, डेट वगैरह जनरली मतलब पूछी नहीं जाती, फिर भी हल्की से इसको याद रखो तो रख सकते हो। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष कुंजीलाल मीणा को मिला, राजस्थान इसमें फर्स्ट रैंक पे, बस इतना याद रखना। अब फर्स्ट कहाँ है तो आप खुद को जो है ये चीजें देखनी है। अभी थोड़ी देर पहले कंपोनेंट A में फर्स्ट, कंपोनेंट C में किस सर थर्ड, कौन से रैंक पे है? थर्ड पे है। ये इस क्लास से जब उठो तो सारी के सारे फैक्ट्स हमको याद होके जाने चाहिए, जितने भी हमने पढ़े। कुसुम वाले कि सर कौन सा 10,000 मेगावाट, सर 722 राजस्थान वाला, सर 35 लाख, सर 14 लाख, कौन से 14 लाख कि सर B, 35 लाख कि सर C में लगाएंगे पंप, इंडिया लेवल पे लगाएंगे। ऐसे करोगे मजा आएगा। करंट को बहुत समझ के हमको नहीं पढ़ना चाहिए। प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर शुरू होगी 5 जलापूर्ति योजनाएं। अब आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए, बताओ इसको, इस न्यूज को देखते ही आपके माइंड में कौन सा प्रश्न या क्वेश्चन जनरेट हुआ? अगर आप कौन सा अपरिचित शब्द आपको इसमें लगता है? प्रदेश में फर्स्ट टाइम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, यही प्रॉब्लम सर हो गई हमारे। तो HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये समझ में आ जाएगा, आगे कुछ भी नहीं। एन्युटी का मतलब होता है जो किस्त के रूप में भुगतान होता है। एक निश्चित किस्त बांध लेते हैं कि भाई 5 महीने में 6 महीने में इतने इतने रुपए देंगे। हाइब्रिड यानी दो चीजें हैं, कहते ना यार ये हाइब्रिड नस्ल है, मतलब दो कोई ना कोई इसमें चीजें रहेगी, दो एंगल रहेंगे, स्टेक होल्डर रहेंगे। स्टेक होल्डर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे स्टेक होल्डर को? दावेदार शायद, है ना, दावेदार स्टेक होल्डर। तो दो हाइब्रिड का मतलब क्या कि दो एन्युटी की कुछ किस्त के रूप में बांधी हुई फिक्स टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में, ऐसा मॉडल। अब माइंड में क्वेश्चन डेवलप हुआ है यार ये दो कौन? ये दो है पब्लिक और प्राइवेट। कौन है? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, ये दो मिलेंगे। इसमें से जो भी एक सेक्टर एक किस्त के रूप में पैसे वैसे देगा और इन जलापूर्ति योजनाओं को डेवलप करेगा। माइंड में अगला प्रश्न क्रिएट हुआ कि सर इस HAM में, HAM नाम क्यों दिया? इसमें फिक्स होता है जनरली कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो 60% देता है और पब्लिक सेक्टर कितना देता है? 40% देता है। तो जलापूर्ति योजनाओं को PPP मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे शुरू करेंगे। ये पार्टनरशिप ही तो है, पब्लिक भी सेक्टर भी है यानी गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर के यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं PPP मॉडल पे इनको डेवलप करेंगे। केवल गवर्नमेंट पैसे नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट का जो जन स्वास्थ्य मतलब ये विभाग होता है वो जो है नहीं लगाएगा पैसे, पब्लिक ये प्राइवेट सेक्टर भी जो है पैसे लगाएगा। और ऐसा राजस्थान में जो इसके क्षेत्र में मतलब कि जलापूर्ति के क्षेत्र में फर्स्ट टाइम हुआ है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में हमारी जो वाटर की सप्लाई की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सुधर जाए, क्योंकि अब PPP मोड पे गया है। कौन से मोड पे गया? PPP पे। पैसे कितने खर्च हो रहे हैं सर इन 5 परियोजनाओं पे? 18,879 करोड़ रुपए समाप्त मतलब लगाए जा रहे हैं। क्या इसको ये चीजें समझ में आई? पहली बार हुआ है HAM मॉडल पे। दूसरी जगह तो सब मतलब रोडों में इनमें तो जैसे रिडकोर विडकोर हम देखते हैं शुरू से ही चल रहा है, लेकिन जलापूर्ति के सेक्टर में HAM पहली बार लगा। अब अगला प्रश्न कि सर ये 5 जलापूर्ति योजनाएं हैं कौन सी यार, कहां कहां पे जो है इनको चलाया जा रहा है? तो ये तो आप पढ़ ही लोगे PPP मोड पे। 40% तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो अपन को पता ही है मतलब कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED है ना, इसके द्वारा। और 60% मैंने कहा था हाइब्रिड का मतलब
पब्लिक और प्राइवेट। हाइब्रिड का मतलब क्या, पब्लिक और प्राइवेट। मैंने क्या कहा था, पब्लिक कितना होता है, कम होता है सर 40% की, 60%। पूछ लेगा उठा उठा करके, स्टैंडर्ड जो बुक्स है मतलब सूजस वगैरह से सीधा उठा के पूछ रहा है, कथनों के रूप में पूछ रहा है। कल परसों उसने जो है उस एग्जाम में वो पूछ लिया विश्वकर्मा वाला, उसमें कब वो कथन से मार रहा है, अब सीधा नहीं है विश्वकर्मा का क्या उद्देश्य है, तो इसमें भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठेकेदार, अब मैंने क्या कहा था, अब एन्युटी मॉडल है, एन्युटी में मतलब किस्त है एक फिक्स टाइम पीरियड की, तो फिक्स टाइम पीरियड के साथ सर इसमें बताया जाएगा, तो ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों में 20 किस्तों के माध्यम से जो है एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी। अब जिसको एन्युटी समझ में नहीं आया, जिसको हाइब्रिड समझ में नहीं आया, उसके बाद भी अगर इस न्यूज को पढ़े जा रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो रट्टा मारता है कि एन्युटी क्या है, एन्युटी नहीं तो समझेगा कि 10 साल में 20 किस्तें देनी है, जो भी पैसा फिक्स किया जाएगा, जैसे मान लो 18,000 समथिंग है पैसा, इसको डिवाइड करेंगे ये 60-40 में, इस 60% की किस्तें बनाएंगे, जो ठेकेदार निजी ठेकेदार है वो, अब किस्तें बना ली इन्होंने, 10 साल टाइम पीरियड फिक्स कर लिया और जो है 20 किस्तें देंगे, ये एन्युटी मॉडल है। ये क्या है, एन्युटी मॉडल है। क्या रटना पड़ा इसमें, कितना समझने की बात है ये, और कितना इंटरेस्टिंग है ये एचएएम मॉडल, बताओ मेरे को। अब 5 जलापूर्ति है तो उनके नाम होंगे, संचालन वाला पता चल गया, जलापूर्ति परियोजनाओं का संचालन रख रखाव कितने साल तक, 10 वर्षों तक क्रियान्वयन ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। यही तो है पंडित, कितने वर्ष में चुकाएगा, 10 वर्ष में। टाइम पीरियड कितनी किस्तों के रूप में चुकाएगा, 20 किस्तों, यही तो एन्युटी होती है ये। अब इसमें कितने जो है गांव वगैरह मतलब हो रहे हैं, ये भी हमको पता रहना चाहिए यार। 5 जलापूर्ति योजनाएं हैं तो कितने गांव वगैरह है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा एरिया है जिसमें ये लगेगा, है ना। तो इसमें लगभग 5,000 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत, जो कि 2028 तक चलेगा, 4.20 लाख करोड़ घरेलू कनेक्शन देकर के 20 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा। ये फैक्चुअल चीजें हैं, हमको हल्का फुल्का जो है देख लेना चाहिए कि यार इतने गांव और इतने कनेक्शन देकर के और इतने लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मेन इसमें समझाने का एचएएम था, पूछ सकता है, नहीं भी पूछे तो इको सर्वे में कितनी जगह लिखा हुआ रहता है, हमको पता रहना चाहिए। नहीं तो ये याद नहीं होगा, 10 वर्ष 20 किस्त, कुछ भी याद नहीं होगा, 40-60 फिर रटोगे। वर्डिंग्स क्लियर होनी चाहिए, वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये आप देख लेना, इसमें 20 लाख वाक, ये तो वैसे भी है। कौन से पायलट प्रोजेक्ट होंगे, तो ज्यादातर जो है देखो करौली धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर, आगे उधर चलो अलवर भरतपुर, धौलपुर भरतपुर, है ना। नदियों से कौन सी नदी से होगा, तो चंबल नदी, भाई पानी भी तो चाहिए कहाँ, ऐसे तो ये खुद तो ले आएंगे नहीं, चंबल नदी से, धौलपुर भरतपुर वाला ये भी चंबल नदी से, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ राजसमंद उदयपुर जिलों की ये जाखम डैम से होगी। कौन से डैम से होगी, जाखम डैम। कुल मिला के जल की आपूर्ति करनी है। डिस्ट्रिक्ट्स ये पांचों जो है हमको हल्का हल्का सा जो है क्या रख लेना है, याद रख लेना है कि कौन सा एरिया है, कराने को ऐसे मैप बनाना और सबको खुद बना बना के सोचना। मैंने जो है कल जो है आपको धन धान्य वाली स्कीम समझाई थी, जैसे पिछली क्लास में, कौन सी वाली, धन धान्य वाली, सेम वैसी प्रोसेस लगाना, खुद सोचने सीखो कि यार यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है। ठीक है, जाखम वाला इधर है, ये धौलपुर भरत इधर धौलपुर वाले इसमें, करौली में, सवाई माधोपुर में, जहां जहां भी है इसको खुद करोगे ऐसे याद में जो है। और कहा देखो सीकर झुंझुनू में भी है, कौन से में, सीकर झुंझुनू की शेष। अब हर किसी का आइडिया रह गया सर गंगानगर साइड में उधर नहीं है, सर इधर पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में नहीं है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो पता चल जाएगा। फिर वो गांव वहां ऐसे पूछने लग जाए तो समझ लेना इतना अपन को याद भी नहीं होता इतने गांव। हम ओवरऑल 5,000 जो है याद कर सकते हैं, सारों को याद करना जिसके संभव हो कि यार कर लेंगे अपन वो करना। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इतना याद भी होता है कि यार एरिया याद रखना ही बहुत बड़ी बात होती है कि सीकर झुंझुनू में है, ये इधर प्रतापगढ़ साइड में है, जिले तो याद कर ही लोगे, ये सीकर झुंझुनू में है, ये बाकी तो इन 3 जिलों में, तो 3 तो इधर है, एक इधर है सीकर झुंझुनू में और एक ये परियोजना यहाँ पे। क्या आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? तो इसके बाद देखो अगली अपनी बस राजस्थान रोडवेज, कौन सी, अपनी बस राजस्थान रोडवेज, जो ग्रामीण परिवहन सेवा, बीच में आपको भी पता होगा ग्रामीण परिवहन सेवा थोड़ी सी जो है
मतलब सुचारू रूप से सही संचालन उसका नहीं हो पा रहा था, थोड़ा हमने भी देखा था। तो इन्होंने नई अपनी बस, कौन सी है अपनी बस? राजस्थान रोडवेज। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, सीधा नाम भी पूछ सकते हैं। भजन लाल जी ने 5 अक्टूबर को शुभारंभ किया। क्या होगा? ब्लू लाइन बसेस जानते ही होंगे आप, 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण परिवहन सेवा की 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को इससे क्या होगी? कनेक्टिविटी होगी। इसमें बस मेरे को जहां तक लगता है इसका नाम याद रखना चाहिए, अपनी बस राजस्थान रोडवेज। ठीक है, और ये ग्रामीण परिवहन के लिए, ऐसा नहीं कि पाली को अजमेर से जोड़ रहा है, अजमेर को जयपुर से, नहीं, ग्रामीण रूट पे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये है अपनी बस राजस्थान रोडवेज। ब्लू लाइन की जो है बसें 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। देखो अब राजस्थान में जिराफ भी दिखेंगे, तो किस किस को जिराफ देखना है? सज्जनगढ़ चलेंगे अपन सब। कहाँ चलेंगे? सज्जनगढ़। कहाँ पे है? उदयपुर में। अलग से इनके लिए एंक्लोजर बनेगा, कहीं लिखा हुआ होगा एनक्लोजर। एंक्लोजर मतलब कोई सुरक्षित स्थान टाइप में, अलग से घेराबंदी करके। ठीक है, एंक्लोजर बनेगा किसके लिए? जिराफ के लिए। पहली बार जिराफ देखा क्या? अपन सब जानते हैं जिराफ, किसने देखा यार? हमने, किसी ने नहीं देखा। देखने चलेंगे अपन उदयपुर में। ठीक है, 3 बीघा क्षेत्र में इतने करोड़ की लागत से, पैसे वैसे याद नहीं रखना है। मार्च 2026 में चलेंगे अपन, अगले साल। मतलब पूर्ण करने का लक्ष्य भी रख दिया। अरे एंक्लोजर बनाने में क्या है, मतलब अलग से एरिया डिसाइड करना है बस। वो एरिया जो है बनाया और एंक्लोजर बन गया। जिराफ लेके आ जाएंगे, ये अफ्रीका से लाने, कहां से लाएंगे? अपन चलेंगे फिर सज्जनगढ़ उदयपुर। राजीविका और भारत शिल्प एवं डिजाइन संस्थान के बीच में एमओयू। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस किस के बीच में हुआ? राजीविका। अब हल्का सा आइडिया रहना चाहिए राजीविका क्या काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को जो है क्रिएट करने का यह काम किसका है? राजीविका नाम से पता चल रहा है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ऐसा कुछ नाम है इसका, है ना। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, जो स्वयं सहायता समूह, जैसे 5 जो है लेडीज वगैरह ने, 10 ने बना लिया। अब वो ट्रेनिंग वगैरह देना करना, लोन वगैरह, ये सारा सिस्टम होता है। मतलब देखते भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके लिए और भारतीय शिल्प, एक तो राजीविका संस्थान और भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान के बीच में एमओयू हुआ है। अब शिल्प डिजाइन का है तो इसके लिए क्या होगा? शिल्प वगैरह ये समझाने का काम करेंगे। ये किनको? एसएचजी को। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं का वगैरह जो ग्रुप होता है उनको। अब राजीविका ने कर लिया किसके साथ एमओयू? भारतीय शिल्प और डिजाइन। तो शिल्प वगैरह डिजाइन वगैरह का ये करेगा ताकि उनकी जो है आमदनी बढ़ सके, आय बढ़ सके। क्या बढ़ सके? आय वगैरह बढ़ सके। तो इनके साथ किया है एमओयू, 13 अक्टूबर को किया है। तो एक तो ये नाम याद करना है, उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत जो है ये हुआ है। इंक्यूबेशन देखो मैं समझाना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ो। जैसे स्टार्टअप होता है ना, कोई भी स्टार्टअप तो जानते ही हो, जैसे ये फिजिक्स वाला वगैरह, ये जो भी है अनअकैडमी, ये सारे स्टार्टअप है ना, जिनके पास कुछ नया आइडिया वगैरह होता है। तो इनको सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम, की बिजली वगैरह या इनका रजिस्ट्रेशन, ऐसे भी कुछ संस्थान होते हैं। जैसे आपको कोई अलग से कंपनी बनानी है बड़ी, यानी स्टार्टअप खोलना है, तो उसको सारी चीजें प्रोवाइड कराना। मतलब स्टेब्लिश होने से पहले मनी का संबंधित इश्यू भी आते हैं, मतलब कि या उसके रजिस्ट्रेशन के। तो इनके लिए अलग से संस्थाएं होती है जिनको बोलते हैं इंक्यूबेशन। हल्का सा सीधा सीधा टेक्निकल वर्ड में नहीं समझाया, सीधा सीधा बताया, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत ये चल रहे हैं। इंक्यूबेशन का काम ही यही होता है। ठीक है, राजीविका ने किया है किसके साथ? शिल्प संस्थान के साथ, शिल्प और डिजाइन संस्थान के साथ। इससे क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हो। जो राजीविका का काम है, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो बूस्ट करेंगे। बस हल्का सा याद रखना, डेटे वेटे याद कर लेना। वैसे मेरे को नहीं लगता डेट ऐसे आते। राजस्थान के कौन बन रहे हैं रत्न भैया? अरुण चतुर्वेदी। अब अरुण चतुर्वेदी कौन है? भारतीय राजस्थान वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष है ना। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी गए हैं दुबई और राजस्थान के रत्न बन के आए हैं। क्या बन के आए हैं? राजस्थान के रत्न बन के आए हैं। राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप दुबई और राजस्थान फाउंडेशन दुबई द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम हुआ दीपावली के टाइम। कौन से टाइम में? दीपावली। तो राजस्थान के रत्न कौन बने? सर अरुण चतुर्वेदी जी जो राजस्थान के रत्न दुबई में बने। कहां बने? दुबई में। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेता हूं।
आईआईटी जोधपुर और आइडिया फोर्ज के साथ के मध्य एमओयू। जब आइडिया फोर्ज अगर किसी को समझ में आ गया तो ये पूरी न्यूज गई। आइडिया फोर्ज क्या है? मानव रहित ड्रोन बनाना, इसके इस तरह की जो एक कंपनी है, ध्यान रख लेना। मतलब हेलीकॉप्टर से, इनसे रिलेटेड जो है ये काम करती है। तो यही काम होगा, और ऐसी कामों के लिए आईआईटी का तो साथ चाहिए ही होता है। तो आईआईटी कौन सी है भैया? जोधपुर। और भारत की अग्रणी मानव रहित, जैसे ड्रोन व्रोन है, तो ये क्या है? ड्रोन को क्या बोलते हैं? यूएवी, अनआर्म्ड व्हीकल। यूएवी तो होते हैं ये सारे, तो अनआर्म्ड व्हीकल, तो यानी मानव रहित, इसी को ही तो बोलते हैं। यूएवी को ही तो जो है मानव रहित बोला जाता है। पहले से भी बहुत बार समझाया हुआ है। हवाई प्रणाली कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एमओयू किया है। क्या किया है? एमओयू। क्या, किस लिए किया होगा? इसमें जो ये काम करती है मानव रहित वाला, इसमें और ज्यादा जो है क्या करना? नवाचार करना। तो मानव रहित हवाई प्रणालियों, देखो यूएई लिखा हुआ ही तो है, आर्म्ड व्हीकल, ठीक है। और उभरते डीप टेक अनुप्रयोगों में स्वदेशी, जो भी डीप टेक से रिलेटेड जो है स्वदेशी नवाचार है, उन सबको क्या करना? पुशअप करना, कुल मिला के। तो कंपनी आइडिया फोर्ज का काम ही यही है। क्या काम है? जो मानव रहित विमान वगैरह है उनको बनाना करना, और उसको और बूस्ट कराना है। तो किसके साथ जुड़ गई ये? आईआईटी जोधपुर के साथ। किसके साथ? आईआईटी जोधपुर के साथ तो ये जुड़ गई है, ठीक है। आगे देखो अपने और क्या चल रहा है मामला। ऑर्गेनिक मार्केट, ऑर्गेनिक तो जानते हो, जैविक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का जो है प्रमोचन हुआ है या विमोचन हुआ है। कौन करने वाले हैं? हमारे कृषि मंत्री। कृषि से ही तो रिलेटेड है ये कृषि ज्ञान धारा। ये कृषि मंत्री कौन? किरोड़ी लाल मीणा, सबको पता होगा। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ के? सर दुर्गापुरा में। अभी हमने कल ही पढ़ा है। मैं ऑर्गेनिक फूड मार्केट, ऑर्गेनिक क्या? फूड मार्केट, उसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक चीजें मिलेगी सारी, है ना। यहाँ 10 दुकानों पर जैविक सब्जियां, फल, अनाज एवं खाद्य उत्पाद मिलेंगे। तो किसी को ऑर्गेनिक का बहुत शौक है तो दुर्गापुरा चलेंगे अपन। जिराफ देखने हैं तो मार्च 2026 में उदयपुर चलेंगे। यार इंटरेस्ट के लिए पढ़ा करो ना जिराफ वाला, जैसे, या ये वाला, या मैंने डेली लाइफ से जोड़ा कुसुम को। किसको? कुसुम को। कुछ एक चीजें होती है जैसे राजस्थान रत्न, रट लो यार, अरुण कुमार चतुर्वेदी, ये थोड़ा रट्टा मारने का, ये तो थोड़े मजे की चीजें हैं यार। ऑर्गेनिक मार्केट कहाँ लगा है? अपन खुद कोई जयपुर वाला हो तो देखो ऑर्गेनिक फूड मार्केट, थोड़ी महंगे तो मिलेंगे, लेकिन दुर्गापुरा चल लेना, ये सब मिल जाएगा, अनाज वनाज, साथ चलेंगे अपन। हरित दर्पण कृषि अनुसंधान केंद्र की वार्षिक पत्रिका है। दर्पण, दर्पण का काम ये प्रतियोगिता दर्पण क्या होती है? किताब। तो हरित दर्पण, कौन से दर्पण? हरित दर्पण कृषि अनुसंधान केंद्र की वार्षिक पत्रिका है ये। ऐसे ही पूछता है, हरित दर्पण है, फिर पता नहीं कौन कौन सी चीजें देगा। कृषि ज्ञान धारा 2.0, ये तो जो है लॉन्च किया गया पोर्टल है, किसके द्वारा? कृषि मंत्री के द्वारा। तो दोनों तीनों चीजें पता चल गई। दर्पण तो पत्रिका है, पहले से ही चल रही है। ये पोर्टल है कृषि ज्ञान धारा वाला, और ऑर्गेनिक मार्केट दुर्गापुरा में है, सीतापुरा मत कर देना, ठीक है। और ये कछुए वाला तो आगे कहीं और आ जाएगा, है ना। अरुण मोंगा, कौन से मोंगा? अरुण मोंगा। कभी तो कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, वापस राजस्थान हाईकोर्ट में आ रहे हैं। तो देखो दिल्ली हाईकोर्ट में थे, राजस्थान हाईकोर्ट में। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मजाक में या उस वे में मत लेना, बार बार पूछे जा रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन। तो पहले दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर आए अरुण मोंगा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश की शपथ दिलवाई। अब न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है ये आपको पता ही होगा। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 40 हो गई। कितने हो गए? 40। ये पॉलिटी के पर्पज से हमको पता रखना है। डेट देख लो 29 अक्टूबर 2025 तक। कब तक? 29 अक्टूबर 2025। अरुण मोंगा दिल्ली से आए हैं राजस्थान। कहां से आए? दिल्ली से, दिल्ली वाले हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में आए हैं मोंगा साहब। कौन से साहब? मोंगा साहब। आगे देखो, राजस्थान पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पे? उदयपुर में। जिराफ का जोड़ा भी वहीं, और उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों की बैठक। और जाखम डैम से जो जलापूर्ति सप्लाई है HAM के थ्रू, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल 60-40, 60 प्राइवेट 40 सरकारी, जो PhD विभाग है, जो जल स्वास्थ्य वाला अभियांत्रिकी विभाग, उसके थ्रू, है ना। तो उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। क्या काम करेंगे ये? वही काम करेंगे यार, राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को कैसे बूस्ट कराएं। जैसे राजीविका ने किया, भारतीय डिजाइन मतलब शिल्प और डिजाइन संस्थान से
ऐसे इनका भी ये का यही काम होगा कि पर्यटन मंत्री मतलब किस राजस्थान। हेलो, देखो मैंने क्या कहा था कि आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या कहा था, विकसित भारत के तहत सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे महिला वाला हो, चाहे राजस्थान मतलब अलग से राज्य स्टेट के लेवल पे देख लो या मंत्रालय देख लो, चाहे पर्यटन हो, कृषि हो, सब अपना जो है मतलब प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये रोड मैप है, हम जो है ये करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक पर्यटन हर स्टेट में एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का, वैश्विक लेवल का जो है पर्यटन स्थल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। इसके लिए योजना की है, टोटल ऐसे 50 जो है डेस्टिनेशंस बनाएंगे, निजी क्षेत्र के नेतृत्व में बनाएंगे ताकि वास्तव में अचीवमेंट हो जाएगा। प्रदर्शन आधारित इनको प्रोत्साहन भी देंगे, जब भी तो जो है और ज्यादा अच्छा प्रयास करेंगे। तो गंतव्य प्रबंधन के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करना एवं पुरस्कृत करने के लिए एक नया पीएलआई गंतव्य परिपक्वता मॉडल है। अरे भाई डेस्टिनेशन बना रहे हो हर स्टेट में, तो उनको प्रदर्शन प्रोत्साहन भी तो दो कि अच्छा काम कर रहा है बुरा कर रहा है पता कैसे चलेगा। तो प्रदर्शन आधारित मतलब कि प्रोत्साहन भी देंगे और टोटल कितने डेवलप करेंगे, 50 डेस्टिनेशन प्लेस मतलब ओवरऑल करेंगे डेवलप। ठीक है, आगे देखो, जिराफ देखने उदयपुर चले, कछुओं का प्रजनन जो संरक्षण केंद्र या प्रजनन केंद्र जो है बनाया धौलपुर में, चंबल नदी के किनारे खूब मिलते हैं। तो यहीं पे ही प्रदेश का पहला प्रस्ताव हो गया और बाद में प्रस्ताव हुआ तो बनेगा भी सही। किससे रिलेटेड, कछुओं से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, कछुओं से रिलेटेड जो है संरक्षण केंद्र बनेगा धौलपुर में। ऑपरेशन थार शक्ति, कौन सी शक्ति, थार शक्ति कि सर कभी तो इंद्र कराते हो इंडिया के और किसके बीच में, रशिया के बीच में, कभी जो है क्या हो गया थार शक्ति, नाम से पता चल रहा है जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास में लोंगेवाला बॉर्डर, इस पे जो है ऑपरेशन थार शक्ति आयोजित किया। इस टाइप के अक्टूबर 2025 को में जो है ये आयोजित हुआ है। हल्का फुल्का देख लेना, नाम याद रख लेना। कहां पे हुआ, जैसलमेर में हुआ। कहां पे हुआ, जैसलमेर। और इसी में ही जो है देखो क्या हुआ, सैन्य कमांडर सम्मेलन भी हुआ। सेना के सारे कमांडर, 3 दिवसीय सम्मेलन है। ठीक है, 3 दिन कौन से हैं वो, 23 से 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया। डेट भी पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें राजनाथ सिंह जी आए थे। कौन आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, है ना। और आए तो देखो और भी कुछ चीजें, म्यूजियम वगैरह, है ना। म्यूजियम में सौर्य पार्क, कैक्टस पार्क, इस तरीके से जो है उनका भी जो है उद्घाटन किया। किस किस का, 2 पार्क, सौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का जो है उद्घाटन किया। ऐप भी लॉन्च की है रक्षा मंत्री ने, नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप, इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप भी जो है, इक्विपमेंट यानी उपकरण से संबंधित हेल्पलाइन होगी। सैनिक जो यात्री मित्र, यात्री और सैनिक इनके बीच में एक तरीके से मित्रता के लिए कोई ऐप वगैरह बनाई है। तो नाम याद कर लेना इन तीनों के, तीनों के क्या नाम याद कर लेना। अब देखो लिखा हुआ भी है, नमन सेंटर पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए बनाए जा रहे। नमन, नमन किसको करेंगे, जो कुछ नमन किसको किया जाता है जनरली, जो पूर्व में इस रह चुका है। तो पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के मतलब कि कल्याण के लिए बनाई गई है। कौन सी ऐप, नमन ऐप। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, मातृवंदन योजना में क्या है, जो नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके पोषण वगैरह के लिए एक राशि प्रोवाइड कराई जाती है ना, जैसे किस्तों के रूप में होती है ये 5,000 6,000। जैसे फर्स्ट किस्त
मतलब फर्स्ट बार जो जन्म लेता है तो उसको किस्तों में, लड़का हो लड़की हो, जैसे 6,000 रुपए मिलते हैं। सेकंड किस्त अगर लड़की हो तभी मिलती है 5,000 रुपए। ये चेक कर लेना इनको, मतलब पोषण के लिए। किसके लिए? पोषण के लिए। राजस्थान इसमें भी फर्स्ट है। देखो कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में भी फर्स्ट आया। ए वाली में भी फर्स्ट आया था। कौन सी ए वाली बताओ मेरे को? जो कुसुम योजना का घटक ए में भी फर्स्ट था, बी में सॉरी सी में थर्ड था। और फर्स्ट कहां आया था? राजस्थान। सोचो कि सर धरती आबा जो जनजातीय उत्कर्ष कार्यक्रम है उसमें भी फर्स्ट आया यार। मातृवंदन में भी जो है राजस्थान फर्स्ट आया है। फर्स्ट आया तो आपके माइंड में सीधा सीधा क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि यार राजस्थान में कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट शानदार वाला काम कर रहा है? शानदार वाला काम कर रहा है बारार। कौन कर रहा है? बारार चित्तौड़। इसमें मातृवंदन में, इसमें मातृवंदन में यार ठीक ठाक टाइम पे जो है पैसा वगैरह मिल रहा है और सारी चीजें मतलब कि चल रही है। जालोर जैसलमेर ये जो है पिछड़े जिले हैं, इसमें प्रधानमंत्री किसमें? मातृवंदन योजना। ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं मैं तो इसमें बोल रहा हूं प्रधानमंत्री मातृवंदन में। ये तो पिछड़े हैं और 12 और चित्तौड़गढ़ ये शानदार चल रहा है। 12 तो शानदार चल ही रहा है। पोषण में कौन से स्थान पे था? राजस्थान सेकंड पे। पोषण में कौन से? सेकंड पे। गुजरात फर्स्ट था, वो सेकंड पे था। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। मातृवंदन योजना को पढ़ना अच्छे से, किस्तें विस्तें सब देखना इसकी, जो पैसों वाली है। सेकंड वाली लड़की हो तभी मिलती है, ये ध्यान रख लेना। नमो वन, प्रधानमंत्री जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है पार्क बन रहा है, भूपेंद्र यादव ने किया अलवर में। कहां से सांसद है भूपेंद्र यादव? अलवर से। तो अलवर में ही है। क्या रीजन है इसका? हरित क्षेत्र और शहरी। भाई जैव विविधता, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है बताओ? बायोडाइवर्सिटी में होता है डिफरेंट टाइप के जो पेड़ पौधे हैं, जंतु वगैरह है, डिफरेंट डिफरेंट जो है स्पीसीज मतलब की। तो उससे उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली देखे तो हम जैव विविधता। जैव विविधता से जैसे हरित क्षेत्र बढ़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है ये रहेगी। तो और शहरी स्थिरता बढ़ाना, पर्यावरण जागरूकता वगैरह बढ़ाना, जैव विविधता योजना। और सरकार का G20 में दिया था खतरनाक वाला कि पर्यावरण को जीना है हमको लाइफ के रूप में, बचाना करना, ये है ना। ये G20 का कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मिशन लाइफ का। तो ये चीजें। और अलवर का जो है इसको क्या बनाएगा? एक तरीके से हरित फेफड़ा जो है ये कहलाएगा। तो नमो वन सारी चीजें ऐसे याद ही हो जाएगी। जैव विविधता से सारी बातें ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अलवर में स्थापित कर रहे हैं, अलवर के सांसद कौन है? कि भूपेंद्र यादव। बस तो ये चीजें हैं। प्रताप बांध अलवर में हरित फेफड़ा बन जाएगा। सुभाष लकोटिया पुरस्कार किसको मिला? साइंस से संबंधित है ये, है ना। तो योगेश को। और योगेश कहाँ के? एक भरतपुर के। योगेश कहाँ के? भरतपुर के। राजस्थान अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया गया भरतपुर के योगेश भावरा को सुभाष लखोटिया पुरस्कार। नाम याद रखना है, इसमें कोई वो नहीं है। ये मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सुभाष लखोटिया थे चूरू के, शायद उनको दिया गया। ठीक है। जयपुर की निधि सक्सेना को, ये मूवी है इनकी, कौन सी वाली? सीक्रेट ऑफ माउंटेन सरपेंट। ओ बोलते हैं इसको इंग्लिश, है ना। तो सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सरपेंट। सरपेंट का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को? सांप। उसका सीक्रेट। ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की जो है मूवी है। श्रीलंका और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है लिखी गई है, मतलब सह निर्मित फिल्म है ये, है ना। निधि सक्सेना इसकी लेखिका, निर्देशक, डायरेक्टर सब निधि सक्सेना है। तो इस मूवी के लिए, कौन सी मूवी के लिए? सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सरपेंट। तो देखो यार इस माउंटेन का, जो पर्वत पे रहने वाले सरपेंट का कौन सा सीक्रेट इस मूवी में बताया गया है? किसने बताया? निधि ने। किसने बताया? निधि ने जो है बताया। उसने बैंकॉक में इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ उसका सबसे जो प्रतिष्ठित, सबसे तो क्या प्रतिष्ठित पुरस्कार, नाम है पुरस्कार का, न्यू वॉइसेस जीता है। कौन सा वॉइसेस जीता है? न्यू वॉइसेस। अंडरस्टूड? क्या क्या बताया? सुभाष लकोटिया सर भरतपुर के योगेश भावरा को दिया। किसको दिया? योगेश भावरा को। याद हो जाएगा सर। भरतपुर आते हैं थोड़े बहुत लिंकेज मारो इधर उधर से कि जो यार HM मॉडल में तो कहीं लिंकेज नहीं हो रहा है, इस तरीके से खुद को सोचना है। ठीक है। न्यू वॉइसेस अवार्ड। निधि सक्सेना, मूवी का नाम सीक्रेट ऑफ माउंटेन सरपेंट। सर्वेंट नहीं, सरपेंट यानी सांप। तो ये मूवी का नाम निधि सक्सेना वॉइसेस अवार्ड। कौन सा अवार्ड? न्यू वॉइसेस अवार्ड जो है उनको दिया गया है।
चेतना किसने जगाई भाई राष्ट्र में? राजस्थान रत्न तो जो है अरुण चतुर्वेदी जी बने थे दुबई में। और अब चेतना किसने जगाई? पुरस्कार नहीं होता, ध्यान रख लेना, कहीं आ गया तो पुरस्कार कर देते हैं ज्यादातर 90%। अरे उसको पुरस्कार मिला, पुरस्कार, कौन सा कार? पुरस्कार। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान, अब जो एक एक नंबर से कहीं रह जाता है ना, उसको पता है इसकी मंत्रिमंडल की, उपलक्ष्य की, न्योछावर की, कि न्योछावर में सर एक ही मात्रा आती है, हम तो दो लगाते हैं, किताबों में भी दो देखते हैं, हम तो त्योहार में दो मात्रा लगाते हैं, मात्रा तो त्योहार में एक ही आती है। वो वैल्यू जब समझते हैं जब एक एक नंबर जो है कंपटीशन में एक नंबर से ही रैंक इधर से उधर हो जाती है, तब पता चलता है कि उपलक्ष्य में उपलक्ष्य होता है सर, उपलक्ष्य नहीं होता। मंत्रिमंडल में छोटा आता है, मंत्री में तरह क्या आता है? छोटा। मंत्री में नहीं, मंत्री मंडल में। तो ये चीजें जब समझ में आती, त्योहार, पुरस्कार, न्योछावर, बहुत सारे वर्ड ब्रह्म कुमारी संस्थान ने दिया ये। और राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन है? बच्चा बच्चा जानता है, गुलाब कोठारी। उनको राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दैनिक भास्कर वाले कौन से कम रहने वाले हैं? तो उनके ओम गॉड को बोले इनको राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार, इनको राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार। नो नेगेटिव न्यूज मंडे को आती है, उसके ये लेखक भी है, उसके प्रकाशन के लिए इनको दिया गया। क्या समझ में आ गया? पत्रिका वाले तो कौन? गुलाब कोठारी, उनको राष्ट्रीय चेतना, इनको राष्ट्रीय चेतना। नाम देख लेना सीधा सीधा, कोई इसमें वो हार्ड एंड फास्ट तो जो है नहीं। आगे देखो, ये देखो NCISM, NCISM ये बहुत बार रैंकिंग आती रहती है हमेशा। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन किससे रिलेटेड देगा? मेडिसिन से रिलेटेड। मेडिसिन से रिलेटेड राजस्थान आयुर्वेद संस्थान ने ए ग्रेड लाके दूसरे साल जो है वापस कौन से फर्स्ट जो है स्थान प्राप्त किया है। कौन से श्रेणी में? ग्रेड ए श्रेणी में। हल्का फुल्का याद रखना ना, आयुर्वेद में मिला है ये NCISM वाला, और सेकंड टाइम मिला है। ठीक है, राजस्थान के कौन से संस्थान को मिला है? आयुर्वेद संस्थान। राजस्थान के कौन से संस्थान को? आयुर्वेद संस्थान को NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में शानदार काम किया सर राजस्थान आयुर्वेद संस्थान कर रहा है। देखो ग्रेड ए श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां होती है, उसमें फर्स्ट रैंक पे आया है राजस्थान आयुर्वेद संस्थान। हल्का नाम अटका लेना। राजस्थान को मिला पेलिएटिव केयर में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। राजस्थान ने पेलिएटिव केयर, ये पेलिएटिव केयर पता नहीं क्या होता है, देखना पड़ेगा ना। केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पुरस्कार वितरण भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। ठीक है, तो ये चीजें पेलिएटिव केयर कुछ होती है, आप खुद भी इंटरेस्ट के लिए देखना भाई पेलिएटिव केयर क्या होता है, पेलिएटिव का मीन क्या होता है। मीन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा कि थर्ड रैंक इसमें मिली है। ठीक है, किसमें? पेलिएटिव केयर में। देख लेते हैं भाई क्या होता है पेलिएटिव। इंटरेस्टिंग क्रिएट हुआ यार ये तो। पुरस्कार वितरण, यहाँ पे जो है पेलिएटिव केयर वाला जो है पुरस्कार मिला। आगे देखो, झुंझुनू जिले के मंडरेला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? पहले तो जो है अपने गजेंद्र सिंह जी थे, इस बार वाले गवर्नमेंट में वो तो संस्कृति मंत्रालय है उनके पास, इस बार CR पाटिल के पास ये है। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी, जल संचय कौन सी भागीदारी? जल संचय के लिए लोगों की भागीदारी, ये जन आंदोलन बन गया इसमें। और अमृत 2.0 कार्यक्रम में ये मतलब यहाँ पे आए हैं मंडरेला में। कहाँ पे? मंडरेला में। देखो पेलिएटिव का मतलब होता है लक्षणों को कम करना, दर्द या परेशानी से राहत देना। तो इसके लिए है, तो ये मेडिकल से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड हो गया? मेडिकल से रिलेटेड। पेलिएटिव दर्द वगैरह है उनको कम करने वगैरह, उससे रिलेटेड पेलिएटिव है ना। ये उसका शब्द है एक तरीके से। मेडिसिन वाला कोई या बायोलॉजी से होगा तो उसको तो ये पता ही होगा कि पेलिएटिव क्या होता है। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी मैंने बहुत बार अच्छे से समझाई हुई है इसको, और भी हम जब स्कीम्स वगैरह लेंगे तब देखेंगे। लेकिन इसका जो कार्यक्रम है ये और अमृत 2.0 ये भी जल से संबंधित है। दोनों के कार्यक्रम में गए हैं CR पाटिल जी, साथ में थे हमारे भजन लाल जी, गए झुंझुनू। कहाँ गए? झुंझुनू। झुंझुनू की जगह मंडरेला। कौन से एला? मंडरेला।
तो ये याद हो जाएगा। डिजी फेस्ट हमेशा जयपुर में होना ही है, हमेशा। तो क्या होता है सर, इस बार होना है। ये लंबी न्यूज है, बहुत दिन तक चलेगी, 3 महीने तक। जो भी एग्जाम है रट्टा मान लेना इसका, 4 से 6 जनवरी तक जेईसीसी में होगा। 4 से कितनी जनवरी तक? 6 जनवरी तक इसका जो है समिट का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान डिजी फेस्ट यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें इसमें आएगी। आगे देखो, फोस्टर केयर योजना केंद्र सरकार ने, जिसको फोस्टर का मतलब आता है वो तो ऐसे समझ जाएगा। फोस्टर योजना में 2 वर्ष तक बच्चे का पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा बच्चे को स्थायी रूप से गोद लेने का क्या कर दिया? प्रावधान कर दिया। जबकि जैविक माता पिता ने उन्हें लीगल फ्री घोषित कर दिया होगा। वो लीगली क्या है बच्चा? फ्री है ना। जब ये जो है स्थायी रूप से क्या ले लेंगे? गोद ले लेंगे, अगर 2 साल तक उन्होंने क्या किया है? पालन पोषण किया है। फोस्टर का मतलब देखभाल करना है ना। एक ऐसी सरकारी योजना है जिसके तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनका पालन पोषण करने में अक्षम होते हैं, बहुत सारे जो अनाथ हो बच्चे। जो है बताओ कैसे बच्चे होंगे ये, मतलब जिनकी देखभाल करनी हो, ऐसे गोद लेने वाले, या तो माता पिता नहीं हो, है ना, अनाथ हो, माता पिता खुद ही जो है शारीरिक रूप से अक्षम हो, भिक्षावृत्ति करते हो, या कोई बच्चा ऐसे घूमता है बाल श्रम वाला। उन्हें सरकार चुने हुए जिम्मेदार परिवारों को जो है देख रेख, हर किसी को तो बच्चे को दे नहीं सकती। अरे भाई हर किसी को दे देगी, वो उल्टा जो है उसको बाल श्रम में डाल दे। हो सकता है, मे बी इट पॉसिबल। तो चुने हुए परिवारों को ऐसे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। उस योजना को फोस्टर किया है, और इसमें जो है रूल बनाया है कि 2 वर्ष तक पालन पोषण किया और उनके माता पिता ने कह दिया ना कि ये लीगली फ्री है, तो अब उसको गोद ले सकते हैं स्थायी रूप से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा इस तरीके का जो है, ऐसे इनको छोड़ा मत करो। मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान अध्यादेश 2025 को क्या दिए? मंजूरी दी है। कहीं भी दुकानों पर देखो, हम ये तो रियलिटी है, इट इज हार्श रियलिटी, ये चीजें हमको दिखती है, इसलिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। अब ग्रेड 1 के बच्चों को अमेंडमेंट पूछ लिया उसने, मान लो सीधा सीधा ही, उसमें पारिभाषिक शब्दावली में बहुत सारे वर्ड जो है नॉर्मली ऐसे बोल देता हूं, तो वो पूछ लेगा। क्यों? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो डेली बहुत सारी चीजें आती है ऐसे, और वो फिर डेली लाइफ में इस तरीके के वर्ड से यूज में लिए जाते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस, जैसे इसको अध्यादेश को ऑर्डिनेंस कहते हैं, ये सीधा सीधा आ सकता है, उसमें पक्का आता है। तो ये इसमें जो है एक अध्यादेश ला करके इसको मंजूरी दी है। अध्यादेश क्या होता है अच्छे से, जैसे राजस्थान लेवल पे तो अनुच्छेद 213, स्टेट लेवल पे तो, और इंडिया लेवल पे 1, 2, 3 आर्टिकल। अच्छे से पॉलिटी की क्लासेस पढ़िए यूट्यूब पे, अच्छे से कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कितना भी समझने वाला क्वेश्चन आओ, आप अटकोगे नहीं अगर उनको देखोगे। तो पूरी निःशुल्क क्लासेस उसमें पढ़िए, पूरे तन मन धन से जो है उसको पढ़ाया गया। धन से तो क्या ही है, क्योंकि पीपीटी तो थी नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये एक्ट पारित कर दिया। अब यार इस एक्ट में है क्या? कौन सी दुकान, कौन सा वाणिज्य, बस ये हमको क्लियर करना है। बाल श्रम पर प्रतिबंध, किस पे? बाल श्रम पे। पहली बात तो बाल श्रम होता है क्या, ये पता होना चाहिए। कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। जो भी ट्रेनिंग पे उसकी न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पे कितनी और होगी? 14 वर्ष जो है अनिवार्य की गई है। प्रशिक्षु जो सीखता है, जो मतलब कि प्रशिक्षु किसको बोलते हैं? जो कोई भी चीज को सीखता है, जैसे प्रशिक्षु आरएएस, जो उसको ट्रेनिंग पीरियड में हो। तो इनकी उम्र बच्चों की अब कितनी होगी? 14 साल होगी। 12 साल बहुत कम हो जाती है, 14 तक तो जो है एजुकेशन का राइट है। किशोरों के लिए रात्रिपाली निषेध। किशोर क्या? जो 14 साल से ऊपर का। तो रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसे था कि रात्रिपाली में कर लो, 14 से नीचे वाले से तो काम करवाते ही नहीं है, क्योंकि वो तो बालक की श्रेणी में आता है। 14 से नीचे वाले को तो जो बाल श्रम एक्ट है वो बालक कहता है। 14 से ऊपर वाले को बाल श्रम एक्ट क्या बोलता है? किशोर। और किशोरों को डिप्लॉय करते थे। खतरनाक कामों में तो वैसे भी नहीं कर सकते कि कहीं खान में लगा दिया, अब स्पोर्ट वाली चीजों में लगे, वैसे नहीं। दुकान पे ऐसे लगा सकते थे, है ना। इनको तो कहीं नहीं लगा सकते, इनकी इच्छा के विरुद्ध। कोई खेल वेल इस टाइप के वो ट्रेनिंग पीरियड उसमें खुद की दुकान में, लेकिन पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी शर्तें हैं इनमें, है ना। बालक और किशोर में, इन किशोरों को बेचारे 14 साल से ऊपर वालों को रात्रि में लगा रहे हैं, तो रात्रिपाली का जो है ये कॉन्सेप्ट खत्म। पहले ये सीमा 12 से कितने तक थी? 15 वर्ष तक नियत थी। अब कितनी कर दी? 14 से 18 उम्र के जो है किशोर भी कार्य नहीं कर पाएंगे रात्रिपाली, ठीक है।
मतलब 18 साल तक कोई भी रात्रि की पाली में काम है नहीं करेगा। कुल मिलाकर हल्का सा इनको फैक्ट्स को ध्यान रखना है। काम के घंटे और ओवर टाइम श्रमिकों के लिए भी जो है लेके आए हैं कि दैनिक कार्य की अवधि 9 के स्थान पे कितनी कर दी, अधिकतम सीमा 9 के स्थान पे 10 घंटे नियत की गई है। भाई पहले जैसे रूल में होगा कि 9 घंटे ही काम कर सकते हैं, कि 9 घंटे कोई कोई है 10 घंटे कर लेते हैं, तो 10 घंटे नियत की गई है। ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटे तक बढ़ाया गया है कि अब 10 घंटे काम कर रहे हो, उसके बाद ओवर टाइम होता है जैसे ये फैक्ट्रीज वगैरह, उसके अलग से पैसे मिलते हैं घंटे के हिसाब से, तो उसको भी एक तिमाही में 3 महीने में कितने 144 घंटे तक बढ़ाया गया। कितने 144 घंटे तक बढ़ाया गया। इतना ओवर टाइम अधिक कर सकते हैं। मतलब कि जो बड़े हैं ना, मतलब श्रमिक है 18 से ऊपर वाले हैं, उनके लिए तो थोड़ा बढ़ाया है टाइम पीरियड को कि 9 की जगह 10, 144 घंटे और तुम 3 महीने में जो एक्स्ट्रा काम कर लो, इस तरीके से। बच्चों वाले में कमी की है, किशोरों वाले में, उसमें मेनली किशोर में, रात्रि पाली में तो काम कर ही नहीं सकता 14 से 18 वाला। पहले तो मतलब ये थी 12 से 15 वाले नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इसको फैक्ट को देख लेना, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा। इनमें है ही क्या, प्रचलित दुकान एवं वाणिज्य संस्थान ये अधिनियम 1905 एक्ट के अनुसार 12 से 15 वर्ष तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्यक्रम कर सकते थे। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 14 से 18 वर्ष कर दिया। कितनी इंपॉर्टेंट, पहले तो जो है 12 से 15 वाले को 3 घंटे नियोजित किया जा सकता था। अब बोले ना 14 से, अध्यादेश में इसे बढ़ा करके कितना कर दिया, 14 से 18 वर्ष तक के, कितने 14 से 18, यानी जो किशोर है उनको जो है 3 घंटे। तो रात्रि पाली में तो करेंगे ही नहीं, रात्रि पाली में तो क्या काम करेंगे ही नहीं, और जो दिन में भी काम कर रहे हो तो 14 साल से ऊपर वाला 3 घंटे, छोटे वाला 12 से 15 वाला तो बिल्कुल नहीं करे, 12 वाला 13 वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा कि वो पढ़ने जाएगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक तो है ही, 8वीं क्लास 14 वर्ष तक, तो इसलिए इसमें ये चीजें हुई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि बच्चा बच्चा सब जानते हैं, केंद्र सरकार 6,000 देती है, राजस्थान सरकार 8,000, और अब बजट में जो है इसको बढ़ा करके कितने कर दिया था, 9,000 रुपए। तो टोटल कितने हजार रुपए होते हैं, 9,000। इसका कोई प्रोग्राम हुआ शायद नदबई में, नदबई है ना, अभी गया था मैं, नदबई भरतपुर में जो है इसका प्रोग्राम हुआ है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। तो प्रोग्राम कहाँ हुआ ये याद रखना है, और इसमें जो है कितने रुपए देते हैं, तो 9,000 रुपए। केंद्र सरकार 6,000, बीच में ये 8,000 किया था, 2,000 बढ़ा के अभी जो है बजट में 9,000 रुपए कर दिया। तो पूछ ले हुए तो ये ध्यान रखना 9,000 रुपए। वो एक्ट पढ़ लेना मजे के लिए, एक मजे के लिए, मतलब अच्छा लगता है इस तरीके का जो एक्ट पढ़ते हैं। यार हमारे आसपास क्या चल रहा है, बच्चा काम कर सकता है नहीं कर सकता है, ये रात्रि में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कोई फैक्चुअल एरर हो गई हो तो देख लेना। वैसे मेरे को नहीं लगता, क्योंकि किशोरों के लिए जो 14 से 18 वाले हैं उनके लिए भी तो एजुकेशन जरूरी है यार। दिन में करा लो 3 घंटे काम, रात में ही काम करा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। पहले तो 12 से 15 तक के लिए ही थी ये कि 3 घंटे करा लो, अब 12-13 वाला बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो ये चीजें हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब देखते हैं खेल खिलाड़ी के जो है आपके बहुत सारे के जो है डाउट्स है कि सर खेल खिलाड़ी याद कराओ, खेल खिलाड़ी भी याद कराने की कोशिश करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे मैंने फैक्ट्स लिए हैं, जिन फैक्ट्स को केवल याद करना था उनमें बात ज्यादा। अब यार योगेश भावरा, मान लो सुभाष लकोटिया, श्रवण कुमार सुभाष लकोटिया पुरुष, इसको क्या ही याद कराना है। अरुण चतुर्वेदी राजस्थान रत्न अवार्ड मिला, इसको क्या ही याद करवाना आपको, बताओ। आपको तो कुसुम समझाना है मेरे को, कौन सी कुसुम, आपको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है ये समझाना है। तो इस तरीके के जो है फैक्ट्स हमको समझने था कि आगे कहीं भी HAM आए या ऐसे इस तरीके का राजीविका आए, राजीविका किसके साथ, या जो फोर्ज वाली है आइडिया फोर्ज, क्या है आइडिया फोर्ज, इस तरीके की करोगे तो अच्छे से याद होगा। नहीं तो भाई वही काम चल रहा है जैसे कि ऐसा एक्ट भी जो है हार्ड लगने लगता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई प्रशिक्षु 12 साल वाला नहीं रहेगा, सीखने वाला 12 का और 13 का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है 14 से। अब ये ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा रहे, क्योंकि यार ये जनरल नॉलेज की चीज है, हमको पता रहना चाहिए। इस तरीके का फिर वो उठा करके पटकता है क्वेश्चंस को। विश्वकर्मा पेंशन क्या चल रहा है यार उसमें, मान लो तो स्कीम्स तो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, हम यूज कर रहे हैं, हम उसके बेनिफिशियरी हैं या नहीं है वो अलग चीज, लेकिन हमको पता तो रहना चाहिए। किसान सम्मान निधि है क्या, कितने रुपए मिल रहे हैं उसमें,
ठीक है ना। इस तरीके से इनमें कौन सी चीजें एक बार है, फिर जब भी संशोधन होता है तब हमको देखते ही पता चलता है यार ये संशोधन है, इसमें पुरानी चीजें याद रहनी चाहिए। फ्लेक्सिब तो जब भी पढ़ाऊंगा बुरी तरीके से जो है मैं यूट्यूब पे आपको रटाऊंगा। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके जो है जरूर लिखना। किसी भी प्रकार का जो है इसमें कोई संशोधन, कोई भी फैक्चुअल एरर, देखो इंसान हो सकती है, कोई भी फैक्चुअल एरर हुई हो या कहीं पे भी कुछ भी इस तरीके की इनोवेटिव हमको वर्क करना है, मतलब तो आपके भी जो है सुझाव नीचे आमंत्रित है, कमेंट जो है जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।